नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जो पहली न्यूज़ है, इट इज़ रिगार्डिंग दी वोटर्स डे और वोटिंग डे। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। टुडे इज़ द 26th ऑफ जनवरी। दिस इज़ आवर रिपब्लिक डे। ओके, ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो गया था। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। इससे पहले ये पीआईबी का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या चीज़ें, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो हमारी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने क्या किया है कि जो 25th ऑफ जनवरी है, वैसे व्हाट इज़ 25th ऑफ जनवरी आपको पता होना चाहिए कि 25th ऑफ जनवरी 1950 इस दिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। वैसे बात किया जाए तो इलेक्शन कमीशन है, दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यानी कि इसका जो मेंशन है वो संविधान में किया हुआ है अंडर 324। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का मेंशन किया हुआ है। एंड इन आर्टिकल 326 ये बताया गया है कि हर एक इंसान को वोटिंग का राइट है। कहने का मतलब क्या है कि इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, या इसी को हम बोल देते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। कहने का मतलब है कि हर एक इंसान की वोट की वैल्यू क्या है, वो सेम है। जैसे अगर अनिल अंबानी, ठीक है, अगर अनिल अंबानी वोट कर रहे हैं और एक रिक्शे वाला वोट कर रहा है, ठीक है, तो दोनों की जो वोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो देखिए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो द्रौपदी मुर्मू थी, यहाँ पर लोगों से मिली और यहाँ पर बात किया, और क्या चीज़ें निकल के आई वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बात किया कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो इलेक्शन कमीशन का मोटो है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है द मोटो ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का मोटो क्या है? द नो वोटर्स बी लेफ्ट बिहाइंड टू मोटिवेट द वोटर्स। यानी कि ये उनका मोटो है, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी जो वोटर्स है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का क्या है? ये इलेक्शन कमीशन का मोटिव है, ठीक है। और उसके बाद तो ये उन्होंने कहा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो इस साल का, अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेट द थीम ऑफ द दिस ईयर नेशनल वोटर्स डे। यानी कि जो इस साल का जो नेशनल वोटर्स डे था, जो कि हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका थीम क्या है? नो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इस साल का क्या है? थीम है। और ये था नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड टू मोटिवेट द वोटर्स। ये इसका इलेक्शन कमीशन का क्या है? ये मोटो है उसका, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने इसके बारे में बात किया। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो नंबर ऑफ़ विमेंस हैं, ठीक है, तो उनका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज बेसिकली। कहने का क्या मतलब है कि 2019 में ये देखा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं, फीमेल वोटर्स हैं, वो स्लाइटली ज़्यादा थी इन कंपेयर टू नंबर ऑफ़ मेल वोटर्स। तो ये अच्छी बात है कि विमेंस अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अगर और भी देखा जाए कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो नंबर ऑफ़ विमेंस हैं वो क्या है? 100 मार्क को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स, ठीक है, वो भी क्या है? विमेन पार्लियामेंट जो है वो नंबर ऑफ़ 100 मार्क को क्रॉस कर रही हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। और ग्राम पंचायत के स्तर पे भी विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत में विमेंस के लिए 1/3 सीट्स क्या होती हैं? 1/3 सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। सो ये आपको पता रहना चाहिए। और अगर अभी के हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी। तो ये भी आपको पता रहना। अब थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली ये
नेशनल इलेक्शन कमीशन है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन दो तरह के होते हैं। अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया जाए तो ये नेशनल इलेक्शन कमीशन होता है, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेशनल इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन करवाता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराता है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराता है। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन कराता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। वैसे अगर पंचायत और म्यूनसिपालिटी की बात की जाए तो पंचायत का गठन हुआ था विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और इसका हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1992। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जैसे मैंने बताया आपको कि 324 से लेकर 329 जो है ये डील करते हैं इलेक्शन कमीशन के वेरियस प्रोविजंस के साथ, जिसमें से 326 है ये बात करता है किसके, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि आपके वोटिंग राइट के बारे में। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वोटिंग राइट है इट इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट आप कह सकते हो या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता रहना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात की जाए सो इलेक्शन कमीशन जब पहले बना था, जैसे इलेक्शन कमीशन मैंने बताया था कि 25 जनवरी 1950 में बना था, तो उस टाइम पे सिर्फ एक हमारा इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही रहता था। ठीक है, उसके बाद 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ विच इज़ कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, जिसके बाद इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब क्या है, करेंट टाइम पे एक हमारा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये हुआ कब, ये हुआ 1989 में, यानी कि पहले इनिशियली सिर्फ ये क्या था, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए कि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है उसको हेल्प करने के लिए एक चीफ इलेक्टेड ऑफिसर्स भी होते हैं जो आईएएस रैंक के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है कितने साल के लिए, 6 साल के लिए या 65 ईयर के लिए, जो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का जो सैलरी और जो स्टेटस होता है वो इक्वल होता है किसके, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के। रिज़ाइन पीरियड की बात की जाए तो जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किसी भी टाइम पे रिज़ाइन कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात की जाए तो लिमिटेशन में आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो एज है वो 65 ईयर या 6 ईयर होता है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, किसी भी टाइम उनको निकाला जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके फर्दर अपॉइंटमेंट की कोई भी बात नहीं की है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर चाहें तो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद वो गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में किसी भी पोजीशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको डिबार नहीं किया गया है कि आप काम नहीं कर सकते। कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आप एक बार काम करने के बाद दोबारा काम नहीं कर सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें अगर इलेक्शन कमिश्नर की, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, डीलिमिटेशन कमीशन को सेट करता है। जैसे अभी आपको पता है क्या कि आसाम में भी अगर अभी डीलिमिटेशन कमीशन को सेट किया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन करता क्या है, जो भी टेरिटोरियल एरिया है, जो भी टेरिटोरियल एरिया है उन टेरिटोरियल एरिया को क्या करता है, उनकी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से बांटता है। कहने का मतलब कि अगर एक बड़ा सा एरिया है तो वो ये बताएगा कि एक कंस्टिट्यूएंसी में कितना एरिया आ रहा है। पहले सपोज इतना एरिया आ रहा था तो उसको बड़ा भी कर सकता है और उसको छोटा भी कर सकता है। तो ये काम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीलिमिटेशन, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंसी है उसकी एरिया का निर्धारण, उसी को कहते हैं क्या, डीलिमिटेशन। ठीक है, और उस एरिया को कहते हैं टेरिटोरियल एरिया और उस कंस्टिट्यूएंसी को कहते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। तो ये भी करता है। इसके अलावा क्या करता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिकग्निशन भी देता है। अगर आप नई पॉलिटिकल पार्टी लेके पहुँचे और आपने कहा कि भई हमको रिकग्निशन चाहिए, हमने नई पार्टी बनाई है, तो आपको रिकग्निशन भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देगा और आपकी पार्टी को सिंबल अलॉट भी यही करेगा। अभी आपको पता है जैसे बिहार में चिराग पासवान की डेथ के बाद
जो उनकी पार्टी के सिंबल के लिए जो भी फाइट हो रही थी, तो वहाँ पर भी जो इलेक्शन कमीशन है वही इसको रिजॉल्व करेगा। और जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे, यानी कि सब लोग इक्वली फाइट करें इलेक्शन में। तो इसका भी ध्यान रखता है कौन? इलेक्शन कमीशन, जिसके लिए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी ऑन करता है लगातार। अगर जुडिशियल फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन है वो उसके पास एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन भी होता है और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी वो करती है। कहने का मतलब क्या है कि इनके पास क्या है? एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन है, यानी कि ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है, किस मामले में? अगर कोई भी पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन करनी है, यानी कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या इलेक्शन में कोई भी माल फंक्शंस हुआ है, माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकती है? वो डिस्क्वालिफिकेशन को भी अनाउंस कर सकती है टू द सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, और जो इलेक्शन कमीशन का जो भी ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा किस पे? प्रेसिडेंट पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई भी पर्सन गिल्टी पाया जाता है करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कम्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई ऑल्सो रिफर टू द कमीशन फॉर इट्स ओपिनियन। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने भी जा सकती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके ओपिनियन को भी सुन सकते हैं। दूसरा, यानी कि हम ये कह सकते हैं ओवरऑल की जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कैसी फंक्शंस हैं? क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम एक PYQ करेंगे। ठीक है, PYQ क्या है? PYQ ये है, यहाँ पे दिया हुआ है PYQ में कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द 5 मेंबर बॉडी। तो मैंने आपको बताया 5 मेंबर नहीं होती है, ये कितने? 3 मेंबर आप कह सकते हो। यानी कि एक है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, और 2 हैं कौन? इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, और मैंने आपको बताया कि एक 1989 का अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के बाद ये 3 बॉडी हुई हैं। अदरवाइज 25 जनवरी 1950 से 1989 तक यहाँ पर सिर्फ कौन था? यहाँ पर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, अगर पहला गलत हो गया तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज द यूनियन Ministry of the Home Affairs decide the election schedules for the conduct of the both the general and the election and the by-election। नहीं, गलत है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर एंड द रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये सही, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्निशन देना है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई रिकग्निशन देना है या फिर पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है उस सिंबल को अलॉट करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग दी पद्मा अवार्ड्स। प्रधानमंत्री जी ने कल पद्मा अवार्ड्स को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स के बारे में कि पद्मा अवार्ड्स हैं क्या और ये कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम पिछले साल के पद्मा अवार्ड्स की बात की जाए तो पिछले साल का जो पद्मा अवार्ड्स है वो जनरल बिपिन रावत को दिया गया था, जो कि हमारे फर्स्ट CDS थे, और कल्याण सिंह को दिया था, जिनका बहुत ही ज़्यादा रोल था बाबरी जो बेसिकली बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के केस में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या दिया था? पद्म विभूषण दिया हुआ था। जो पद्म विभूषण है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अगर मैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में बात करूं तो पद्मा अवार्ड्स का जो स्टार्ट है वो 1954 में किया गया होता, और ये हर साल रिपब्लिक डे की इवनिंग में दिए जाते हैं, यानी कि 26 जनवरी को। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अब पद्मा अवार्ड्स की कैटेगरी के बारे में बात किया जाए, उससे पहले अगर बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या है देने का, तो ये रिकॉग्नाइज करता है अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ द एक्टिविटी डिसिप्लिन वेयर द एलिमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। यानी कि कोई भी एक ऐसी फील्ड
जिसमें पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व है वहाँ पर पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स की 3 कैटेगरी होती हैं। द फर्स्ट वन इज द पद्म विभूषण, सेकेंड इज पद्म भूषण एंड द थर्ड इज पद्म श्री। पद्म विभूषण जो होता है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण दिया जाता है ये आपकी हाईएस्ट ऑर्डर के लिए, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसके देने का प्रोसेस क्या है, तो पद्मा अवार्ड्स देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पद्मा अवार्ड्स की एक कमेटी का गठन किया जाता है जो कि कंस्टिट्यूट की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। ठीक है, और उसमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड के लिए। नाउ पद्मा अवार्ड जो होते हैं बेसिकली ये दिए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब कि जो कमेटी नॉमिनेट होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, पर दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत रत्न के बारे में बात किया जाए तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कंट्री का। अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस और द परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडीवर ट्रीटेड ऑन द डिफरेंट फुटप्रिंट फ्रॉम द पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड अलग है, भारत रत्न अलग है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो एक साल में सिर्फ 3 पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाते। और पद्मा अवार्ड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को पद्मा अवार्ड एक बार मिल गया, सपोज 2023 में मिला, ठीक है, तो उसके 5 साल तक, ठीक है, उसके 5 साल तक उसे कोई भी, यानी कि 2028 तक उसे कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको पद्मा अवार्ड से बड़ा कोई अवार्ड देना है या कोई और अवार्ड देना है इससे बड़ा, तो वो सिर्फ 5 साल के समय अंतराल के बाद में दिया जाता है। ठीक है, अब जिन लोगों को कल पद्मा अवार्ड मिला हुआ है तो उनकी थोड़ी सी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड्स कल जिनको मिला हुआ है ये 2023 की, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैं हमारे बालकृष्ण दोषी, इनको पॉस्टमसली मिला हुआ है, इनके मरणोपरांत मिला हुआ है। ये गुजरात से थे और आर्किटेक्चर की फील्ड में थे। जाकिर हुसैन तबला वादक, आपने नाम सुना होगा, या आर्ट की फील्ड में थे, महाराष्ट्र। SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर, कर्नाटक। एंड दिलीप महानु लुबिस, इनको भी पॉस्टमसली मिला हुआ है, इनको मेडिसिन की फील्ड में मिला हुआ है जो कि वेस्ट बंगाल में से थे। और श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये USA में है। और सबसे इम्पोर्टेंट यूपी के मुलायम सिंह जी जो हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में मिला हुआ है जो कि ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से थे। उसके अलावा अगर पद्म भूषण के बारे में बात किया जाए तो पद्म भूषण की भी ये पूरी एक लिस्ट दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है।